प्रिय पत्रकार साथियों, रणबांकुरों की भूमि राजस्थान के उदयपुर में आकर मैं अभिभूत हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से आज मुखातिब हो रहा हूं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आज से समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी के उस झूठ का पर्दाफाश करने का क्रम प्रारंभ कर रही है, जिसमें उसने प्रतिशोध की राजनीति को आकार देकर आजादी के आंदोलन का प्रणेता रहा एक अखबार नेशनल हेराल्ड, उसके खिलाफ वैमनस्य और विष उगलना प्रारंभ किया। 1937 में बरतानिया हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जिस अखबार ने अग्रणी भूमिका ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस अखबार के प्रणेता थे, नेशनल हेराल्ड, उसको 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज महात्मा गांधी ने किया, तब तक ये परिस्थिति निर्मित हो गई थी कि उस अखबार से डरकर अंग्रेजी हुकूमत ने उस अखबार को प्रतिबंधित कर दिया। आज उस अंग्रेजी हुकूमत के अनुयायी भारतीय जनता पार्टी फिर से भयाक्रांत है आज के गांधी, राहुल गांधी से, और आज के अखबार वही आजादी का आंदोलन का अखबार नेशनल हेराल्ड से। उस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक कंपनी के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। उस अखबार को आजादी के बाद जो काम करने वाले लोग थे, आजादी के पहले और बाद में, उनकी सैलरी, उनके पेंशन, उन प्रॉपर्टीज के टैक्सेस जो कि अधिसंख्य संपत्तियां 99.99% संपत्तियां जो लीज पर थी, सरकार की थी, उसकी देनदारियां जो थी, वो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि आजादी के अखबार का ऋण चूंकि कांग्रेस पार्टी और देश पर भी है, तो ये उस कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है कि उसकी देनदारियों को चुकाया जाए। तो सन 2002 से 2011 तक 99 करोड़ रुपीस 100 किश्तों में आहिस्ता आहिस्ता उसके चुकाए गए। 2010 में यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई। यंग इंडिया नाम की कंपनी इसलिए बनाई गई कि हम चाहते थे कि फिर से जो नेशनल हेराल्ड अखबार है वो उसका आकार दें और फिर से वो अपना सामाजिक दायित्व को पूरी तरह निभा सके। तो उसका जो डेट था उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया, उसका जो लोन था हमने उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया और एक ऐसी कंपनी बनाई जो कंपनी एक्ट 1956 की सेक्शन 25 की कंपनी, अर्थात जैसे हम चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं उस प्रकार की कंपनी थी। जो नया एक्ट जब 2013 का आया तो उसका सेक्शन 8 हो गया। उसमें इस बात का निर्धारण होता है कि 1 रुपया भी जो एजेएल नाम की कंपनी का है वो इसमें ट्रांसफर नहीं होता, 1 इंच संपत्ति इसमें ट्रांसफर नहीं होती। और ये कंपनी के प्रावधान यंग इंडिया के ऐसे हैं कि इसमें संपत्ति अर्जित करना तो दूर, इसके डायरेक्टर सैलरी भी नहीं ले सकते। तो राहुल जी और जो सोनिया जी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोप लगा रही है मनी लॉन्ड्रिंग का, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 1 रुपया उसमें से ट्रांसफर नहीं हुआ, 1 इंच संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन केस लगा दिया मनी लॉन्ड्रिंग। ये क्रम प्रारंभ होता है 2013 के आसपास, जब सुब्रमण्यम स्वामी अदालत में जाते हैं और एक मुकदमे की मांग करते हैं। वो मुकदमा चलता है और 2016 तक ये परिस्थिति आती है कि स्पेशल कोर्ट के जज को कहना पड़ता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये टाइम बाय कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय भी कि इनके पास कोई प्रमाण और तथ्य नहीं है, सिर्फ समय व्यतीत करना चाहते हैं। ये सुनकर स्वामी साहब, उन्होंने ये कहा रिकॉर्ड पर कि फरवरी 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगाए और सिर्फ तारीखें ली जा रही। तो ये हाई कोर्ट जाकर उस मुकदमे को स्टे करा रहे। उस मुकदमे को स्टे कराने के
पहले का एक घटनाक्रम और होता है कि 2015 में इसी मोदी सरकार की ईडी इस पे क्लोजर फाइल करती है। स्वाभाविक है, क्योंकि वो ये तथ्य देखती है कि इसमें ना कोई संपत्ति का आदान प्रदान हुआ है, ना एक रुपए का आदान प्रदान हुआ है, तो ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है। और वो क्लोजर फाइल करते हैं तो उस ईडी का जो उसके डायरेक्टर होते हैं उसका ट्रांसफर मोदी सरकार कर देती है, वैमनस्य रखते हैं। बड़ी बात बाद में ये इसमें आती है कि ये दुष्प्रचार किया जा रहा है 5,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां एजेंट, इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेस करता है, कहता है 413 करोड़ की कंपनी। सवाल ये उठता है कि क्या ये 99 करोड़ रुपए एजेंट और नहीं ले सकता था? तो उत्तर है नहीं ले सकता था, क्योंकि एक लखनऊ को छोड़कर बाकी की सारी प्रॉपर्टी सरकारी थी जो लीज पर थी। उन सरकारी संपत्तियों को हम मॉर्गेज नहीं रख सकते थे, उसकी बैलेंस शीट घाटे की थी, कोई बैंक तैयार नहीं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मानस बनाया कि हम अपना दायित्व निभाएंगे, हमारा सामाजिक और देश के प्रति जो दायित्व है वो निभाएंगे, और हमने उनको उसको लोन दिया। उसके बाद आज जो बात हो रही है 2021 में फिर क्या हुआ, जब ईडी ने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो स्टे लेकर रखा है, तो उसने खुद ने अपनी तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया और जांच प्रारंभ की। अब जांच जब प्रारंभ की तो 2023 में उसने संपत्तियों को जब्त करने का एक आदेश जारी किया। उस आदेश में 180 दिन की मियाद होती, जो अगर आप देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, तो सेक्शन 5 में उसमें टेम्परेरी एक अटैचमेंट का प्रोविजन है और वो 180 डेज तक होता है। उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको अगर कंफर्म करती है तो वो 65 डेज में उसमें चार्जशीट फाइल करनी होती है। तो 10 अप्रैल 2024 को वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस जो इन्होंने संपत्तियों को अटैच किया था, जो टेम्परेरी अटैचमेंट था, उसको कंफर्म किया, तो 365 दिन 10 अप्रैल 2024 से ईडी की बाध्यता होती कि वो चार्जशीट पेश करनी है, नहीं तो मुकदमा ही खत्म हो जाता। तब 9 अप्रैल 2025 को तिथि खत्म हो रही थी। उस मजबूरी के तहत ईडी ने वो चार्जशीट फाइल की। इसका आशय ये कि मुकदमा एकदम ट्रांसपेरेंट है। हमने किसी तरह का राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो कंपनी यंग इंडिया में जिनकी हिस्सेदारी है, 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ, न जेल में हुआ। भ्रष्टाचार को कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं, मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं, 95-96 में पूरे विश्व में एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसने नागरिकों के चंदे के पैसे को बिजनेस के रूप में एक गैंगस्टार कंपनी में इन्वेस्ट किया। उस गैंगस्टार कंपनी में जब इन्वेस्ट किया तो इनकम टैक्स का नोटिस सर्व हो गया उनको। उन्होंने कहा कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। उन्होंने रिप्लाई फाइल किया। उन्होंने कहा कि हम एक समाचार पत्र भारतीय जनता पार्टी निकालती है और उस समाचार पत्र में हमको लॉस हो रहा है, तो ये जो कैपिटल गेन है ये हमको अखबार के बिजनेस लॉस मानकर कंपनसेट कर दीजिए। लेकिन इनकम टैक्स मानने को तैयार नहीं था, संभव ही नहीं। जब आप इनकम टैक्स एक्ट से छूट लेते हैं, उस चंदे का एग्जम्पशन लेते हैं, कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, कोई राजनीतिक दल बिजनेस कैसे कर सकता है। मगर वो मुकदमा खत्म हुआ जनवरी 2002 में, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी। ये क्लियर कट केस था पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का कि हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की मान्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रतिशोध नहीं लिया, पूर्वाग्रह रख के प्रतिशोध की राजनीति नहीं की। हमारी 10 वर्ष सरकार रही, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का मुकदमा था, ना हमने उसको रीओपन किया, ना हमने कोई प्रतिशोध लिया। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से इसमें प्रतिशोध की आग में जल रही है। चूंकि गुजरात में बड़ा अधिवेशन हमने किया, चूंकि राहुल गांधी जी बार बार ये बात
देश के सामने रख रहे हैं कि कैसे जो ऑफशोर कंपनियां हैं साइप्रस में, यूएई में, उनसे कैसे रीराउटिंग करके स्टॉक मैनिपुलेशन मोदी सरकार के दोस्त की कंपनी कर रही है, तो इनको पीड़ा होती है, इनको तकलीफ होती है और वो ये घृणित कृत्य करते हैं। उसी ईडी के माध्यम से ये घृणित कृत्य किया जाता है जो ईडी सीबीआई इनके वॉशिंग मशीन के लिए काम कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा से जो असम के मुख्यमंत्री हैं 2015 में पुस्तक निकालते थे ये लोग, ये कहते थे कि ये लुई बर्गर केस का आरोपी है। उसके बाद अगले ही महीने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और कहते हैं दाग अच्छे हैं। इधर शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल में और मुकुल को कहते हैं भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, पार्टी में शामिल करते हैं और कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। उसके बाद यामिनी जाधव, यशवंत जाधव महाराष्ट्र में, वो कहते हैं कि 3-3, 4-4 छापे पड़ते हैं उनके यहाँ। हसन मुंशरिफ क्या, हसन मुंशरिफ को तो ये कहते हैं कि 40,000 किसानों को बेचा पैसा बच्चों के खाते में ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो इनके राजनीतिक दल में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, अजीत पवार शामिल होते हैं, तो ये दाग अच्छे हैं। लेकिन प्रतिशोध की कार्रवाई प्रतिपक्षी दलों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। समूचे देश में हमने मानस बनाया है कि ये भारत के आत्मसम्मान की लड़ाई है जो पूरे देश को मिलकर लड़नी होगी। अब ये सिर्फ राजनीतिक दलों से प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं, आजादी के आंदोलन के प्रतीकों से भी प्रतिशोध की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही चर्चा मैं आपसे करने आया था। इन संदर्भित विषयों पर आपके कोई प्रश्न हो? सर एक बात बताइए, आपने 10/4/25 को पूरा होगा जी, 9/4/25 9 अप्रैल को पूरा होगा। 9/9 वैसे आपने एक टाइम बोला ना, 10 अप्रैल 24 को उन्होंने अपना अटैचमेंट को कंफर्म किया था ट्रिब्यूनल ने 65 डेज जी। तो उस मियाद में उन्होंने एक दिन 9 अप्रैल को वो चार्जशीट फाइल लास्ट डे, नहीं तो उसको 365 दिन हो जाएंगे तो उनका केस खत्म हो जाएगा। मेरा पूछना ये कि कांग्रेस के पास 1 साल का टाइम था, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का या ओन लीगल मैटर स्टैंड लेने का जो चांस था वो क्यों नहीं कांग्रेस में? देखिए, नॉर्मली जब ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट, उसका एक सुप्रीम कोर्ट लोग गए भी थे, तो सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती है कि ट्रायल कोर्ट के केसेस का को वो कहते हैं कि ट्रायल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप थ्रू प्रॉपर चैनल आइएगा। हम फिर कह रहे हैं आपको, ये रिकॉर्ड पर है, ये जो स्पेशल कोर्ट के जज विशाल ने ये कहा है सुब्रमण्यम स्वामी जी को कि आपने 8-8, 10-10 बार गिरफ्तारी की है, कभी आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के नाम पर, कभी आपके टूर के नाम पर, आप कोई एविडेंस क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? प्रोसिक्यूशन एविडेंस में फरवरी 2016 से केस लगा, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं, देते क्या? तो हाई कोर्ट गए और कहा कि हमको और साक्ष्य जुटाने हैं, इसलिए आप स्टे करते। तो 2016-17 के बाद से स्टे पड़ा हुआ, फिर 21 में जाकर जब राहुल गांधी जी ने मुखर्ता से आवाज उठानी प्रारंभ की तो ईडी ने अलग से तो जब तक कार्रवाई होगी, एक प्रोसीजरल इशू है। अटैचमेंट जो होता है, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, उसके बगैर कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर उनको ये दिखाना होता है कि ये संपत्तियां हैं और वो सारी संपत्तियां सरकार की लीज की है, वो एजेएल की कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर होती तो हम वो बेच करके या उस पर लोन लेकर के पैसा चुका देते। वो तो जहाँ बाहर निकाले जा रहे हैं वो है संपत्तियां सारी, तो उनके कॉर्पोरेशन के टैक्स है, उनकी सैलरी, उनके पेंशन के पैसे थे, वो कांग्रेस पार्टी विज्ञापन तो सारे संस्थाओं, किसको नहीं विज्ञापन मिलता बताइए? तो वो कहना खाली कांग्रेस का पेपर एंट्री कांग्रेस नहीं, ऑर्गेनाइजर को नहीं मिलता है, पंचजन्य को नहीं मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के पेपर को नहीं मिलता है, डीएवीपी से जो अप्रूव। देखिए, अखबार जब चलता है, अखबार आज कैसे चलेगा? नेशनल हेराल्ड अगर आज बदल रहा है तो कैसे चलाएगा? आप तो खुद अखबार से हैं, आप जानते हैं इस बात को। अगर हम लोग ईमानदार नहीं होते, हमारे साथ एक डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे सरकार की आपको एक बार में 100 करोड़ के विज्ञापन दे देते,
लेकिन ये करप्ट प्रैक्टिसेस में हम विश्वास नहीं रखते। अब तो 10 साल सरकार रही, उसके पहले भी रही, तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको हमने पूरा किया। और एक बात और बता दूं, इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा मान्यता खत्म की थी, तो उन्होंने सेक्शन 29B का हवाला देके इलेक्शन कमीशन ने को रिप्लाई फाइल किया कि कोई मान्यता समाप्त होने का कारण नहीं बनता, कोई भी राजनीतिक दल ये निर्धारित कर सकता है कि वो चंदा अपना वैधानिक रूप से किसको कहां दे, कहां खर्च करें, और उसका ब्यौरा हमने सबमिट किया हुआ है। तो वहां भी निकाल नहीं गई, कोर्ट में नहीं गई, तो ये एक दूसरा रास्ता निकाला है। और मैंने कहा कि 2015 में उनको बचोट साहब थे वहां उस समय, उनको ट्रांसफर कर दिया, इसी को लेकर कि कैसे क्लोजर कैसे फाइल कर दिया। सर राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन और ईवीएम मशीन पर सवाल पैदा किया, आप क्या कहते हैं? एक मिनट, इस पर अगर कोई प्रश्न हो ना तो फिर आप आखिरी में उस पर बात करें। अब सिंपल सा एक सिंपल लॉजिक है, जिस कंपनी में 1 रुपया नहीं आया, जिस कंपनी में संपत्ति का 1 इंच नहीं आया, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? मनी की वो तो ये बता रहे हैं कि सब जो जितना शेयर दिया उसके बदले जो 2000 करोड़ की संपत्ति वो इसके नाम पे ट्रांसफर हो गई, तो शेयर 35 करोड़ रुपए हो गए, और बाकी के जो 30% बचा वो बाकी नेताओं के नाम पर है। अच्छा होता कि वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते, अगर कंपनी एक पढ़ा होता, नहीं किसी विद्वान वकील से सलाह ले लेते। किसी सेक्शन 25 की कंपनी में जब हमने सिर्फ उसके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया, उसका जो कर्ज था उसको हमने इक्विटी में, उसकी ना तो संपत्ति ट्रांसफर हो पाती है ना पैसा ट्रांसफर हो, 1 रुपया ट्रांसफर नहीं होता। वो आज भी सारी प्रॉपर्टी एजेएल की है, यंग इंडिया की नहीं है। आप सब विद्वान पत्रकार लोग हैं, आप पूछिएगा किसी वकील से, किसी चार्टेड अकाउंटेंट से कि क्या वो हो सकती है, तो वो साफ इनकार करेगा। तो एक परसेप्शन मैनेजमेंट है सिर्फ टेलीविजन का और मीडिया का, जिसमें ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो इसी बुनियाद पर तो क्लोजर फाइल हुआ था कि जब ट्रांजैक्शन नहीं तो हम कैसे मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अब ठीक है, उन्होंने प्रोविजनल अटैचमेंट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कंफर्म कराया और 365 दिन का वक्त, उसमें 180 दिन होता है, जो टेम्परेरी अटैचमेंट होता है वो 180 दिन कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने उसके ट्रिब्यूनल से कंफर्म करा लिया और यहाँ 365 दिन के पहले चार्जशीट कर दी। नहीं करते तो वो उनको लग रहा था कि बिल्कुल ना कट जाता। तो इसमें कोई दम नहीं है। सारे आप देख लीजिए, ये कोई इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा छुपाया हुआ काला कारनामा नहीं है। ये जो पीएम केयर जैसा नॉन ट्रांसपेरेंट काम नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। सारी ऑडिटेड बैलेंस शीट सरकारों के पास है, वो देख ले कि हमारी एजेएल कहीं से लोन ले सकती थी क्या? सारी बैंकों ने रिफ्यूज किया। जो घाटे की बैलेंस शीट है उस पर कौन लोन देगा? ना तो आप कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी उसकी रख सकते, सब सरकारी संपत्तियां हैं। सरकारी संपत्ति कोई मॉर्गेज रख सकता है? सर, इस दुष्प्रचार को काउंटर करने के लिए कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? यही कर रहे हैं हम 21 से। अब यही देखिए, अब 10 साल से सरकार तो कोई अपना काम गिनाती नहीं है, वो सिर्फ एलिगेशन लगाती और झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की तैयारी रखते हैं। तो वो हर अगला झूठ बोलते हैं और सिर्फ इसी में पूरे देश को उलझा कर रखा है। ना कोई रोजगार की बात कर रहे हैं, ना इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ना चीन पर बात कर रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ हमारी सरहदें नहीं पार की, व्यापार की सारी हदें पार कर दी चीन ने, पूरा एमएसएमई स्पॉइल कर दिया। और मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही है कि आपने रिलक्टेंट थे एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने में, अब तो अवैधानिक तरीके से माल आ रहा है। आप कई प्रांतों के किसान सड़कों पर आ गए कि उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस है वो चीन से, अफगानिस्तान के, नेपाल के रूट से, और जो दोस्तों को उन्होंने सारे पोर्ट थमा दिए उस रास्ते से, लहसुन तक नकली आ रही है। जो 2014 में हम लोगों ने टॉक्सिसिटी को लेकर ये कहा था कि इतना भयानक जहर इस लहसुन में है, ये खाने योग्य नहीं है, वो लहसुन बाजारों में है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो मूल बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, खासकर गुजरात प्रांत में जब से हमने अपना बड़ा एक
संगठन सृजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अब आपका सर, मैंने ये सवाल किया था कि राहुल गांधी जी विदेश में हैं, अमेरिका में, उन्होंने ईवीएम को लेकर के इलेक्शन कमीशन को सरकार की कारनामे की वजह से सवाल पैदा प्रश्न किया। आप तो सहमत हैं और आपका क्या कहना है? नहीं सहमत, पूरा देश भी सहमत होगा। राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने भारत के भविष्य को लेकर जो भी बात कही है वो सच साबित है। वो चाहे गब्बर सिंह टैक्स को लेकर कही हो, चाहे नोटबंदी को लेकर कही हो, चाहे कोविड को लेकर कही हो, आज भी अप्रामाणिक बात नहीं कर रहे राहुल गांधी। वो कह रहा है कि उन 2 घंटों में कैसे 65 लाख वोट अधिक डाल सकते हैं। जब आपने अनाउंस कर दिया, अच्छा ये प्रैक्टिसेस मैं चूंकि आपने आज मेरे लिए पहले मैंने इस विषय को अध्ययन किया था कि ये भी हुआ है इस देश में कि सरकार ने 19 के इलेक्शन के समय जो डेटा डालते थे वो एक फेज वाइज डेटा डालते थे। तब एक व्यक्ति ने ये सवाल खड़ा किया कि साहब ये जो डेटा आपने डाला है तो ये जो परसेंटेज ऑफ मतलब जो वोट गिरे हैं और वोट गिने हैं उसमें इतना अंतर आ रहा है, और वो अंतर इतना सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की थी उसमें इतना अंतर है कि कई कंस्टिट्यूएंसी की हार जीत से ज्यादा अंतर है। तो ये कैसे संभव है कि जितने वोट आपके डले नहीं उससे ज्यादा गिना गए? तो उन्होंने 5 फेज का वो डेटा हटा दिया। मतलब उसका समाधान क्या निकाला उन्होंने कि वो डेटा हटा दिया साइड से। कोर्ट ने कहा कि बाकी याचिकाओं के साथ ये सारी याचिकाएं सुनी जाएगी, उस समय डिस्पोज ऑफ करो। तो प्रजातंत्र में आस्था बरकरार रहे, वो हर जायज सवाल को उठाना चाहिए जिससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो। डेमोक्रेसी को नियोजित रूप से कमजोर किया जा रहा है और प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ उन्होंने वोटर लिस्ट, हमने कहा था कि जो वोटर आईडी के साथ वोटर लिस्ट आप दीजिए, आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। क्यों नहीं दी? ये तो इसमें क्या है, अगर पारदर्शी हो आप तो डाल दीजिए आप साइट पे। फॉर्म 17C हमने मांगा था कि आप साइट पे अपलोड कर दें, वो भी नहीं करें। तो पारदर्शिता की ये लड़ाई है प्रजातंत्र को बचाने की। कांग्रेस पहले पे जाना चाहती है, जो भी वो समाधान जिससे प्रजातंत्र में आस्था मजबूत हो जाएगी, विश्वास अगर उठ जाएगा इस प्रजातंत्र पर, वैसे भी सारी संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी एक करके आक्रमण करेगी। आप आज सर्वोच्च अदालत पर देखिए, आर्टिकल 142 पर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के बयान आ रहे हैं। उनके सांसद, क्या ये संभव है कि सांसद बगैर प्रधानमंत्री की सहमति के बयान देते? अगर देते तो नोटिस इशू करते हो। उपराष्ट्रपति जी के लिए मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को ये आस्था बरकरार रखनी चाहिए और देखना चाहिए आर्टिकल 142 पर अंबेडकर साहब ने कैसे कहा था कि एक सेफ्टी वॉल्व होगा। हमारी सर्वोच्च अदालतें इस सेफ्टी वॉल्व के माध्यम से संविधान की रक्षा कर पाएगी। ये उन्होंने जब डिबेट आर्टिकल 142 की थी तब ये बात कही। तो ये अगर सर्वोच्च अदालत ये तय कर दे 2020 से 23 तक जो विधेयक राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं या राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड किए जाते हैं, उसमें 2-2, 3-3 साल का वक्त लगे तो ये जायज बात नहीं है, क्योंकि वो तो एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स पर काम करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो ये एक संवैधानिक अधिकार राज्यों के और देश के हैं, जिस पर उन्होंने सिर्फ अपनी व्याख्या दी है सर्वोच्च अदालत ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होनी है। सर, वक्त को लेकर क्या कहेंगे? 5 मई तक मामला बढ़ गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो ये आज हम सिर्फ इसी पर बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने ये सवाल किया है तो बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया भारतीय जनता पार्टी। वक्त के पहली बात कही गई कि इसमें हमने विमेंस का रिप्रेजेंटेशन काउंसिल और बोर्ड में कर दिया। क्या वक्त के एक्ट में 1995 में ये प्रोविजन नहीं था, या अमेंडमेंट जो 2013 में था नहीं था? आप देखिए सेक्शन 9 और 14 में काउंसिल और बोर्ड में हमने ये प्रोविजन किया था कि कम से कम 2 महीना, 2 से अधिक भी हो सकती थी, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्यों? ये कह रहे हैं कि हम इंक्रोचर्स को सजा नहीं मिली इसलिए सजा का क्या कड़ा प्रावधान किया। सेक्शन 52A में हमने ये प्रावधान किया था सबने मिलकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, कि हम 2 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और नॉन बेलेबल ऑफेंस। इन्होंने उसमें से रिगरस शब्द हटा दिया और बेलेबल कर दिया। तो ये कड़ा प्रावधान किया क्या? इन्होंने कहा हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। वो सेक्शन 83(9) पढ़िए आप उस एक्ट का,
उसमें था कि कोर्ट कॉग्निसेंस दे सकती, बोर्ड या एग्रीव्ड पार्टी या कोई व्यक्ति वो कोर्ट की शरण में जा सकता है। आज सर्वोच्च अदालत में पेंडिंग केस है फिर इसके, इसी बुनियाद पर तो पेंडिंग है। वक्फ बाय यूजर हमने कहा था कि भाई ये सिर्फ विवाद पैदा कर रहे हैं। आप बात अभी चली है कि उसके रजिस्ट्रेशन का, तो ये रजिस्ट्रेशन 2008 में सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद कंप्यूटराइजेशन और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। तो ये बात थी कि अगर कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, कोई दरगाह है जो दशकों से अगर वहां स्थापित है, तो आप 200 साल पुराने कागज मानकर विवाद मत बढ़ाइए उससे। ये बात सर्वोच्च अदालत ने भी कही। तो सर्वोच्च अदालत ने, हाँ आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो एक नेचुरल जस्टिस का क्लॉज है कि आपको न्याय स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति को का हक है कि मिले, तो हमने ये कहा था कि साहब जो सर्वेयर कमिश्नर हमने अपॉइंट किया है सब लोगों ने मिलकर, उसकी न्यूट्रलिटी है, वो सरकारी नुमाइंदा नहीं है। आपने कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया, अगर विवाद मान लो सरकार से है तो कलेक्टर किसके पक्ष लेगा? सरकार का पक्ष लेगा। ये बात सर्वोच्च अदालत ने जो सारे तथ्य कहे वो लोगों ने कहे, इसके अलावा भी मुद्दे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं की, ये सिर्फ ध्यान भटकाना, वैमनस्य। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो इनकम हो रही है 160 करोड़ आ रही है आज की डेट में, और 1200 करोड़ के आसपास आ रही है, उसको लेकर के आप इस हिंदुस्तान में 30 लाख करोड़ रुपए का व्यापार है एग्रीकल्चर का। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी 700 किसानों ने शहादत दी, उनकी राह में कील कांटे बिछा दी। 4 साल हो गए, आपने वादा किया था कि हम कृषि के समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार देंगे। आप एक शरद मराठे एनआरआई के कहने पर कृषि के काले क्रूर कानून लेकर आ सकते हो, किसानों से पूछते भी नहीं है। तो रातों रात इस कानून की हम समझ नहीं पा रहे, किसने डिमांड की? सोसाइटी ने डिमांड की हो, कम्युनिटी ने डिमांड की हो। आप ये धार्मिक आस्था का प्रश्न, संपत्ति से अर्जित धर्म के नाम पर जो संपत्ति दी है उससे सिर्फ अर्जना मत तलाशी। मैं परंपरागत पुजारी खानदान से आता हूँ, मेरे परिवार को 20 बीघा जमीन लगभग कालांतर से मेरे परिवार के गुजर बसर के लिए दी गई। ऐसे भारतवर्ष में हजारों की करोड़ों की संख्या में मंदिरों हैं जिनके पुजारियों को, ये हम कोई सांप्रदायिक विभेद के लिए बात नहीं कह रहे, लेकिन ये बात करनी भी नहीं चाहिए। तो उसका धर्म की आस्था का मोल नहीं लगाया जा सकता। ये जो बात कर रहे हैं, किसने रोका था? उसमें प्रोविजन है एक्ट में कि सरकार क्वार्टरली रिव्यू करेगी। 10 साल में कितने क्वार्टर में आपने रिव्यू किया बता दीजिए। इन कठोर प्रावधानों में किसको दंडित किया बता दीजिए। तो इनका इंटेंशन वेरीफाइड है। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जलपान पर आमंत्रित है।